अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन विद डॉक्टर सना। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर रुखसाना हैं हमारे साथ, और हम बात करेंगे जर्नल स्किन डिजीज़ पे, जिसमें फंगल इन्फेक्शंस हैं, एक्ने रिलेटेड, डैंड्रफ और टीनेजर से रिलेटेड जो जर्नल इश्यूज़ होते हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे, क्योंकि स्किन रिलेटेड चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ आ रहे हैं और स्किन सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि सन एक्सपोजर और मल्टीपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डाइटरी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक्ने और ये स्किन इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप डॉक्टर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। डॉक्टर रुखसाना, अपने बारे में बताइए। अच्छा, मैं हूँ डॉक्टर रुखसाना तारिक और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और मैं ऑलमोस्ट 87 से जो है वो डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहले मैं गवर्नमेंट सेटअप में थी, स्किन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ जो रीगल पे है, वहाँ पे मैंने काम किया। वहीं से मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी की, MCPS। फिर कुछ अरसे मैं सऊदी अरब में भी काम किया, फिर वापस आई तो फिर मैं बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट तो मेरी कोरंगी जनरल हॉस्पिटल में, सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो गई पोस्टिंग। फिर उसके बाद मैं अपना प्राइवेट कंसल्टेशंस भी करती हूँ। तो फ़िलहाल मैं कोरंगी में अल खिदमत जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पे करती हूँ अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनको कैटर करती हूँ। फिर चिन्यूट जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पे करती हूँ मैं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और फिर एस्थेटिक के जो ये प्रोसीजर्स वगैरह, लेज़र्स, PRP, ये सब मैं करती हूँ। DHA में क्लिनिक है, मेडी लाइफ क्लिनिक के नाम से, तो वहाँ जाके मैं ये अपने सारे प्रोसीजर्स करती हूँ। और ठीक है, माशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ों पे माशाल्लाह काम कर रही हैं। जी जी। तो डॉक्टर रुखसाना, आजकल हम देख रहे हैं, वैसे तो एक्ने, डैंड्रफ, ये सब बहुत, हेयर फॉल, बहुत इश्यूज़ हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन स्पेशली अगर हम देखें तो फीमेल्स में वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। जी बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है, क्या इनके ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको एग्रवेट कर रहे हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। फंगल इन्फेक्शंस हमारे यहाँ वैसे तो हर जगह पे ही होते हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं, लेकिन ये कि हमारे यहाँ ज़्यादा इस वजह से होते हैं कि हमारे यहाँ समर्स ज़्यादा रहती हैं। लाइक 8 मंथ्स तक तो हम समर्स में गुजर रहे होते हैं। और फिर कुछ हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा है, घर में हमारे यहाँ मतलब किचन में फीमेल्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है, सन एक्सपोजर होता है, बाहर निकलते हैं उसमें स्वेटिंग होती है, फिर हम लोग इन चीज़ों की केयर नहीं करते। स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो ज़रा केयर कम करती हैं। फिर कुछ हमारा कुछ इस तरह का हमारी ड्रेसिंग होती है, तो हम अपने आप को इस तरह से ड्रेसअप करते हैं। तो एक्चुअली फंगल इन्फेक्शन होता ही उस वक्त है जब आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा होता है, और वो स्वेट जमा होता है और वो ड्राई अप नहीं होता है। तो हम अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि कोशिश करें कि जितना, जैसा कि किचन में भी काम करें तो फ़ौरन से आके अपना स्वेट जो है वो ड्राई कर लें, फ़ैन के नीचे बैठ जाएं, अगर AC की फैसिलिटी है तो वहाँ कर लें। और कपड़े जो है वो अपने बारीक कपड़े हों और मोटे कपड़े ना पहने, अपने आप को क्लीन रखें, हाइजीनिकली अपने आप को अच्छी तरह शावर ले लिया करें, और अपने टॉवल्स, अपने सोप कोशिश करके अलग रखें। फिर उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी ले लें। तो फिर उसके लिए फिर वो एंटी फंगल होती हैं, लोकल भी होती हैं, ओरल भी होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स हमें करना होता है। लेकिन ये कि बहुत रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट होता है, इसलिए कि बहुत प्रोलॉन्ग हमने देखा है कि इन्फेक्शन चलता है, और फिर कंटेजियस भी है, जी, तो फैमिली में रन करता है, फैमिली में रन महीने जो है बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। इवन अगर फैमिली में किसी एक को हो जाए ना तो पूरी फैमिली आ रही होती है, और अगर नहीं भी आ रहे होते तो जब हिस्ट्री लेते हैं हम तो वो बताते हैं कि जी मेरी बेटी को भी हो गया, या बेटे को, या हस्बैंड को, या तो मतलब ये कि हमारा एक तो एनवायरनमेंट ऐसा है, ठीक है, लेकिन ये कि हमारे यहाँ लोग जो है उसकी केयर भी नहीं करते। हाँ। तो अगर प्रॉपरली केयर करें उसको, अपनी ड्रेसिंग को, अपने आउटगोइंग जब है तो मतलब इन कोशिश करके अपने आप को ड्राई रखें, मॉइस्चर कम हो, ये वो, फिर साथ में ट्रीटमेंट ले लें तो मतलब फंगल इन्फेक्शन जो है वो ट्रीटेबल डिजीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या प्रिकॉशनरी हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि इससे हमें बचा जा सके? उसमें बस यही है जो मैंने अभी बता भी दिया वैसे तो, कि हमें अपनी जो है वो कपड़े थोड़े मतलब यानी समर्स में हमें कोशिश करनी चाहिए कि मोटे कपड़े ना पहने। अगर हम कहीं कहीं गैदरिंग में भी जाते हैं, पार्टीज़ में भी जाते हैं, तो कोशिश करें कि ऐसे हमारे कपड़े हों जो हमें बहुत ज़्यादा पसीना ना आए, ठीक है, और पसीना अगर आता भी है तो फ़ौरन ड्राई अप हो जाए। और
सबसे ज़्यादा तो यही कोशिश करनी है अपने। फिर ये कि हमें जो है वो अपने आप को हाइजीनिकली बहुत अच्छा रखना चाहिए, सफाई का ख्याल रखना चाहिए, अपने सोप्स अपने टॉवल्स अलग रखने चाहिए। और अगर खुद किसी को है घर में तो उसको फिर ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने टॉवल्स और अपने सोप्स वगैरह जो अपने अलग भी कर ले, और कोशिश करके फिर वो एंटी फंगली सोप्स ले, ताकि ये कि और ये स्प्रेड भी ना हो और घर में और लोगों को भी ना लगे। साथ में फिर उसका ट्रीटमेंट करें, जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर प्रॉपरली उसको, और मतलब यानी सुनी सुनाई करें। हाँ, और सुनी सुनाई नहीं होता। ये कि सुनी सुनाई पे जाते हैं, भाई मुझे तो इससे ठीक हो गया तो वो लगा लिया, और वो फिर वो अगर स्टेरॉइड होता है ना तो वो क्या होता है, टाइम बीइंग तो आपका फंगस जो है वो छुप जाता है। मतलब मैं छुप जाने का लफ्ज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि हम पेशेंट को ऐसे ही समझा रहे होते हैं कि वो क्लियर नहीं होता है, वो ट्रीट नहीं होता, लेकिन पेशेंट बड़ा खुश होता है कि ओ मैंने तो ये ट्यूब लगाया, मुझे बड़ा अच्छा हो गया। हालांकि उसमें स्टेरॉइड होता है जो उसको हाइड कर देता है, और जैसे ही आप छोड़ते हैं ना तो कुछ दिनों बाद दोबारा फंगस अपीयर हो जाता है। तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है, मतलब सुनी सुनाई पे नहीं होना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके और उसको एंटी फंगल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे लड़के लड़कियां, इवन बच्चों में होता है। बच्चों में जो है वो सर पे बहुत ज़्यादा होता है। मैं भी यही कहने वाली थी कि आजकल ड्यू टू एनवायरनमेंट और अभी जो जैसे विंटर है तो हेयर फॉल और डैंड्रफ के लिए हम अगर देखें तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हमें फॉलो करनी चाहिए? एक्चुअली डैंड्रफ जो है ना, डैंड्रफ भी जो है वो फंगल इन्फेक्शन ही है, ठीक है। और उसमें भी यही होता है कि जब सर पे पसीना आता है तो वो अगर खुश्क नहीं होता है तो वो चिकना हो जाता है, तो फिर उसमें फंगस का मीडियम ही जो है ना ये होता है कि मॉइस्चर हो जहाँ पर, तो वहीं पे वो ग्रो करता है। तो इसलिए बस वही है कि अपना हाइजीन बहुत अच्छा रखना चाहिए। विंटर्स में कुछ स्पेसिफिक शैम्पू हैं वो यूज़, एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। और ये कि अगर अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए अगर वुल वाली, वैसे तो कराची में तो इतनी नहीं है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है और जगहों पे होती है ठंड, तो वो वुल वाली हेड पहन लेते हैं या कोई और कैप वगैरह पहनते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो कैप या जो भी है हेड वेट उसको बार बार उतारना चाहिए ताकि वो खुश्क हो जाए फिर, क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर ना जमा हो। अगर चिकना हो जाता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं और फिर डैंड्रफ भी हो जाती है। और छोटे बच्चों में जो है टीनिया कैपिटस होता है, फंगल इन्फेक्शन है, वो भी एक टाइप का। तो वो फिर एक स्कूल में बच्चे होते हैं तो वो एक से दूसरे को लगता भी है और वो फिर प्रॉपर्ली केयर नहीं करते हैं सर में, तो इस वजह से बालों के अंदर छुप जाता है। इसी वजह से फिर हम देख रहे हैं हेयर फॉल देखने में आ रहा है। हेयर फॉल के एक रीजन जी देख रहे हैं, हेयर फॉल के एक रीजन तो ये भी है, डैंड्रफ भी है। इसके अलावा डाइट, हमारे यहाँ हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं, ठीक है। हम कोशिश मतलब ये होती है कि डाइट तो हम कर रहे होते हैं कि मतलब यानी वेट रिडक्शन के लिए क्या, लेकिन ये कि उसको प्रॉपरली नहीं कर रहे होते हैं कि लाइक हम हर चीज़ अगर डाइट करने लगते हैं हम हर चीज़ छोड़ देते हैं, जिसमें फिर प्रोटीन्स भी चली गई, आपका अंडा भी चला गया और मीट भी नहीं ले रहे हैं, चिकन भी, मतलब प्रोटीन्स एटलीस्ट लेने चाहिए। प्रोटीन्स बालों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। फिर इस वजह से भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। फिर वो डिफरेंट जो कलरफुल शैम्पूज़ हैं, हर किसी को नहीं सूट ज़रूरी होता है कि उसको सूट किया तो मुझे भी सूट कर जाएगा। तो शैम्पूज़ हैं, अब शैम्पूज़ में भी केमिकल्स होते हैं, तो वो हर केमिकल हर किसी को सूट भी नहीं करता, लेकिन ये कि वो देख के प्रॉपरली शैम्पूज़ लेने चाहिए। और फिर ये जो प्रोसीजर्स हैं, हेयर डाइज हैं, स्ट्रीकिंग हो गई, पर्म करवाए, मतलब यानी जैसे जैसे एक कहते हैं कि सीजन आता है ना कि हर किसी को पर्म करना अच्छा लगता है, तो वो सारे केमिकल्स होते हैं, तो उनसे भी हेयर फॉल होता है, हेयर बहुत डैमेज होता है, वो गिरता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल। अच्छा, अब हम फीमेल्स में जाहिर है कि टीनेजर्स में भी हम देख रहे हैं एक्नी सबसे बड़ा इशूज़ है, और उसके लिए हम इधर उधर क्रीम्स और डिफरेंट चीज़ें करवा रहे होते हैं, फेशियल्स ले रहे होते हैं। तो क्या करना चाहिए, मतलब अगर कोई कहीं जाना नहीं चाहता तो घर बैठे कैसे एक्नी से अपने आप को क्योर कर सकते हैं? घर बैठे तो अच्छा देखें, एक्नी होती क्या है। एक्नी जो है ना वो ज़्यादातर होती है प्यूबर्टल एज पे ना, चाहे लड़का लड़की किसी को भी, तो वो प्यूबर्टी पे जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से सेबेशियस ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ता है, जो स्किन के अंदर हमारे होते हैं, तो वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं, तो उसकी वजह से एक्नी निकलती है। अब एक्नी जो है वो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, फिर पस्ट्यूल्स बन जाते हैं।
फिर एंड में से स्विस नोड्यूल्स, और सबसे जो वर्स्ट स्टेज होता है ना वो स्कारिंग का होता है। अच्छा, अब उसमें आपने सवाल किया कि घर बैठे क्या कर सकते हैं। तो घर बैठे सबसे पहले तो अपनी क्लींजिंग पे ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर जो है ना क्लींजिंग एटलीस्ट करनी चाहिए। कुछ भी अगर अवेलेबल नहीं है तो पानी से ही बहुत अच्छी तरह से चेहरा वॉश करना चाहिए। फिर वही बात आ जाती है कि हमारे यहाँ तो पानी ही नहीं आता, तो मतलब है कि कुछ न, मतलब वही बात है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इस चीज़ को कवर अप करें तो किसी ना किसी तरह से आप वो पानी भी हासिल कर लेते हैं। तो सिर्फ पानी से भी अगर आप क्लींजिंग कर लें तो वो भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो मिथ्स है ना कि भाई ये तो प्यूबर्टी पे तो इस पे कुछ नहीं करना। हाँ, तो वाकई कुछ नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। प्यूबर्टी पे भी अगर हो रहे हैं और इन्हीं जब स्टार्टिंग में होती है एक्नी तो सिर्फ वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और इस तरह के हल्के फुल्के पिंपल्स निकलते हैं, तो उसी स्टेज पे अगर कर लें इसको और इसका ट्रीटमेंट ले लें प्रॉपरली, जाकर डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और प्रॉपरली उसकी क्लींजिंग करें, अब फेस की क्लींजिंग करें, क्लींजर्स लें। और ये नहीं कि चले गए कहीं मार्केट चले गए तो वहाँ एक अच्छा क्लींजर तो हमने ले लिया या मेरी फ्रेंड ने यूज़ किया, ये नहीं होता है। मतलब है नहीं कि प्रॉपरली आपको अपनी स्किन की को जो सूट करता है उस तरह से आपको क्लींजर लेना चाहिए, क्लींजिंग करनी चाहिए। और अगर एक्नी हो ही गई है, प्रॉपरली हो गई है, सिर्फ अगर ऑयली है तो वो तो क्लींजिंग से भी सही हो जाएगा। फेस अगर ऑयली हो रहा है तो वो उससे भी सही हो जाएगा। और हमारे यहाँ ऑयली होता भी है क्योंकि गर्मी की वजह से धूप, सन एक्सपोजर इतना होता है, और ज़ाहिर बच्चियाँ फिर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जाते हैं तो सन एक्सपोजर होता है, तो उसकी वजह से भी फेस ऑयली होता है। तो सिर्फ अगर ऑयली होता है तो वो तो क्लींजर से सही हो जाता है। लेकिन अगर तो पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं तो फिर उसमें हमें ओरल ट्रीटमेंट भी लेना होता है, लगाने के लिए भी लेनी होती है, एंटीबायोटिक क्रीम्स भी लेनी होती है। सबको करनी चाहिए कि एक्नी अगर निकलती है तो उसको नोचे नहीं। मतलब मेरा सबसे पहला जो मेरे पेशेंट को एडवाइस होता है वो यही होता है कि एक्नी को नोचना नहीं है, क्योंकि जब नोचते हैं ना तो उसका स्कार बन जाता है, वो ज़रूरी बनता है इसका। और फिर स्कार जाना तो मतलब यानी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। फिर उसके लिए प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं और बहुत। तो अगर इनिशियली पेशेंट को पता हो कि मैंने इसको नोचना नहीं है तो फिर वो स्कार्स नहीं बनते। बाय द टाइम एक्नी हील हो जाती है तो स्कार्स नहीं बनते तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर रुखसाना, हमने देखा है कि गर्ल्स और फिर आगे लेडीज़ तो बहुत स्किन के मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं और बहुत ख्याल रखती हैं। बॉयज़ का क्या करें जो प्यूबर्टल एज पे होते हैं और स्कूल गोइंग भी होते हैं, कॉलेजेस, वो लोग इतने ज़्यादा आपको पता है कि थोड़े केयरलेस से होते हैं बॉयज़, तो उनको कैसे हम इन्फोर्स करें कि नहीं भाई एटलीस्ट क्लींजिंग आपको करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल समझाना चाहिए। मतलब यानी पेरेंट्स को समझाना चाहिए, मदर हो, फादर हो, बड़ी बहन अगर कोई है या भाई, मतलब ये ज़रूर। अगर तो लग रहा है कि बच्चे को एक्नी वाली चीज़ है, उसकी स्किन ऐसी है, और इवन ये समटाइम्स जो है फैमिली में रन भी करती है कि मदर को है या फादर को है, तो ज़रूरी नहीं है। मतलब यानी बहुत बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि फैमिली में है, मदर को है तो ज़रूर बच्चे को होगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक है 4 बच्चे हैं तो किसी एक को हो जाती है। तो अगर मदर ये फील करती है और देखती है कि उसका फेस ऑयली हो रहा है या उसको एक्नी, तो उसको बिल्कुल समझाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई अपनी प्रॉपर क्लींजिंग करो। कुछ नहीं तो सिर्फ पानी से ही चेहरा बार बार धो लिया करो। कहीं अगर बाहर भी हो, स्कूल में भी हो, कहीं कॉलेज में भी हो, तो जाके पानी से एटलीस्ट चेहरा वॉश जरूर करना चाहिए और फेस को ऑयली नहीं रहना चाहिए। सही है। अच्छा, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए भी क्या सन ब्लॉक और सन प्रोटेक्टिव कोई ऐसे लेने चाहिए उनको, जो कि हमने देखा है कुछ वाइट स्पॉट से फेस पे ना टीनेजर्स में या स्कूल गोइंग बच्चों में नजर आते हैं अराउंड माउथ या नोज के पास, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, ये जो वाइट स्पॉट्स की बात आपने की, तो वो तो एक कंडीशन होती है जिसको हम पिट्रेसिस एल्बा कहते हैं, ठीक है। उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है। लेकिन ये कि जो आपने पहले सवाल किया कि धूप में बच्चियाँ जाते हैं स्कूल गोइंग या, तो उनको सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा उनका सन एक्सपोजर है। तो SPF 60 भी आता है, SPF 100 भी आता है।
है, तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस्ड लेते हैं, हम जेल ले लेते हैं, और अगर ऑयली स्किन नहीं है तो फिर नॉर्मल जो भी सन ब्लॉक होता है, लेकिन यूज़ ज़रूर करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। नॉट ओनली फीमेल्स, मतलब मेल्स को भी, बॉयज़ को भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है। और ये फिर लॉन्ग रन में जो है ना, ये सन की वजह से जो स्किन में रिंकल्स भी जल्दी आ जाती हैं, और अगर स्कूल गोइंग है तो और सन एक्सपोजर ज़्यादा है तो फेस ऑयली होता है, तो फिर एक्ने भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल हमें इस चीज़ को शुरू से ही करना चाहिए, ताकि हमारी स्किन आगे चल के बहुत ज़्यादा इतनी अर्ली रिंकल और ये चीज़ें ना हो। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी है, स्किन टैग्स और पिगमेंटेशन, ये चीज़ें भी अब बहुत ज़्यादा नेक एरिया पे और एंगल ऑफ माउथ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। इनके क्या रीजन? अच्छा देखिए, एक तो पिगमेंटेशन होती है वो डिफरेंट है, स्किन टैग्स अलग होते हैं। स्किन टैग्स तो होते हैं कि उभरे हुए जो काले रंग के उभरे हुए होते हैं, वो तो स्किन का ही एक पोर्शन होता है जो उभर जाता है ना। और जो पिगमेंटेशन होती है उसका मिलाजमा कहते हैं। उसमें ये होता है कि जो आपके स्किन के लेयर्स में जो मेलानोसाइट्स होते हैं, जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, वो ज़्यादा कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उसमें भी सन एक्सपोजर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और फीमेल्स में जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। तो उसकी पिगमेंटेशन के लिए तो प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लोकल एप्लीकेशंस भी होती हैं, क्रीम्स होती हैं, और सन ब्लॉक्स ज़रूरी होते हैं। और जो स्किन टैग्स होते हैं उनको रिमूव करवाना पड़ता है, कॉटरी करते हैं, फल्ग्रेशन करते हैं, डिपेंड करता है कि किस किस्म का स्किन टैग है, उसके अकॉर्डिंगली। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये वाइट स्पॉट की जो मैं बात कर रही थी, कि ये एक मिथ है हमारे यहाँ कि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी से या कुछ इस तरह से होता है, तो उसमें हम कैसे करें? बताएं लोगों को कि भाई ये भी एक कंडीशन है, डिजीज़ है, इसको बिल्कुल देखें। बिल्कुल ये देखनी चाहिए। और ये कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम का इसमें कोई रोल नहीं है, बिल्कुल कोई भी ताल्लुक नहीं है। और ये एक एक्जिमा की एक बहुत ही माइल्ड सी फॉर्म कहते हैं, जिसमें सिर्फ क्या होता है कि स्किन एक वाइट सी हो जाती है, और फिर थोड़ी सी उस पर अगर लेंस से आप इसको देखें तो एक ड्राइनेस सी होती है, तो एक ड्राई पैच की तरह होता है, ठीक है। लेकिन ये कि उसका ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। तो और उसको इस तरह नहीं रिलेटेड है, डाइट से रिलेटेड नहीं, डाइट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं है इसमें, लेकिन कैल्शियम जाहिर है ग्रोइंग को, बच्चा या बच्ची कोई भी है तो, और स्कूल गोइंग है, सबको मतलब, यानी कैल्शियम तो सबसे अच्छा फॉर्म तो हमारे पास दूध है, मिल्क, तो वो तो जरूर लेना ही चाहिए। ये नहीं कि अगर उस बच्चे को ये वाइट स्पॉट निकल आए तो हम उसको जो है वो देना शुरू कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। हमें इंटेक रखना चाहिए, बिल्कुल मिल्क का तो रखना ही चाहिए। और ये वाइट स्पॉट है, ये डाइट से रिलेटेड नहीं होता, लेकिन ये कि उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर। अच्छा डॉक्टर रुखसाना, एक फंगल इन्फेक्शन नील बेड का हमने देखा है कि बहुत कॉमन है, और फीमेल्स में स्पेशली ये क्यूटिकल रिमूव होता है या उसके बाद हो जाता है, तो ये इसका क्या रीजन है? इसका यही है कि वो फीमेल्स का जो वो जाहिर वो किचन के काम इतने कर रही होती है, तो उसका हाथ जो है ज़्यादातर पानी में रहता है। और फिर वो ये हम ड्राई नहीं करते हैं, मतलब हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं होती ना, तो ड्राई नहीं करते हैं, और फिर वही गीले हाथ चल रहे होते हैं, तो फिर वही फंगस जो मेन कॉज ही ये है कि वो मॉइस्चर में ग्रो करता है। तो जब नेल में भी मॉइस्चर होता है तो वो फंगस उसमें ग्रो कर जाता है, फिर वो नेल बेड तक चला जाता है, और फिर वो नेल रिमूव भी करना पड़ जाता है, टाइम नेल रिमूव भी करना पड़ता है। फिर रिकरेंट भी होते हैं, रिकरेंट होते हैं वो इसीलिए ना कि केयर नहीं की आपने, बार बार वही आपका पानी में हाथ करते रहे। और इवन ये सिर्फ फीमेल्स में नहीं, जो शेफ्स वगैरह होते हैं उनमें भी क्योंकि उनका काम यही होता है ना, किचन वाला सारा काम होता है, सारा वक्त वो पानी में। तो अगर केयर करें प्रॉपर्ली फीमेल्स भी या शेफ्स भी, कि उसको ड्राई कर लिया करें अपना, जैसे ही किचन का काम कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, तो फौरन उसको ड्राई करके इमोलिएंट लगा लें। और तो आजकल जैसे हमने देखा इस पेंडेमिक में सैनिटाइजर्स जो इस कदर हमने एक्सेसिव यूज किया सैनिटाइजर का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस तो उसके लिए कितना, कौन सा सैनिटाइजर लें, कितना फ्रीक्वेंटली यूज करें, या जिनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ड्राई है तो वो किस क्वांटिटी में और कौन सा वाला यूज करें? सैनिटाइजर का ये साइड इफेक्ट है, जाहिर उसमें भी केमिकल होता है, तो उसकी वजह से जो ड्राइनेस तो होती है बिल्कुल, लेकिन ये कि ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी की स्किन बहुत ड्राई
ड्राई है तो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। उसको फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि वो अपने हाथ जाके धो ले, वो धो ले और सैनिटाइज़र जो अवॉइड करे। लेकिन जहाँ ऐसी जगह है कि उसके पास पानी अगर अवेलेबल नहीं है तो वो सैनिटाइज़र लगाए, लेकिन कोशिश करके बहुत लिटिल क्वांटिटी में लगाए। ज़ाहिर अभी हम इस पेंडेमिक में ये तो नहीं कह सकते कि सैनिटाइज़र यूज़ ही ना करें, ज़ाहिर है वो तो उसको करना है, लेकिन ये कोशिश करें कि जितना कम से कम करे, जिसको अगर ड्राइनेस की कंप्लेन ज़्यादा है उनको, और अगर किसी को सैनिटाइज़र के बाद ड्राइनेस हो रही है तो उनको भी फिर इस तरह से अपने आप को। सबसे लास्ट में डॉक्टर रुखसाना यही पूछूंगी कि हमारी जो डाइट है उसने जंक फूड का इस्तेमाल, प्रोसेस फूड, रेडीमेड मील्स, तो ये सब, ये भी क्या इस सारी स्किन डिजीज़ेस को इनको एग्रवेट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं? क्या आप मैसेज देना चाहेंगी हमारी यूथ के लिए स्पेशली? अच्छा देखिए, ये जंक फूड जो है ना एज सच स्किन की किसी डिजीज़ को तो इस तरह से एग्रीवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जंक फूड वैसे ही जो है वो ओवरऑल नहीं लेना चाहिए। अब जैसे एक्नी वाले पेशेंट्स अगर बहुत, वैसे ऑयल से एक्नी रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये कि कभी कभी किसी पेशेंट में हमने देखा है कि वो ऑयली फूड ज़्यादा ले रहे होते हैं तो उनकी एक्नी, हालांकि उससे होती नहीं है एक्नी, लेकिन एग्रीवेट ज़रूर हो सकती है। इसी तरह चॉकलेट्स वगैरह से भी एग्रीवेट हो सकती है। तो वैसे हमें जंक फूड, कोला ड्रिंक्स हैं, ये सब तो कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छे नहीं। ठीक है, वंस अ वीक ले लें, कोई बात नहीं है, वंस अ वीक अगर बर्गर्स भी ले लेते हैं या पिज़्ज़ा ले लेते हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो है ना ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। इसी तरह ड्रिंक्स का भी है। फिर लोग कहते हैं कि डाइट हमने तो ले ली, हम तो डाइट लेते हैं, डाइट कोला लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता, वेट गेन नहीं होता। लेकिन ये कि नहीं, अगर लेनी है तो रेगुलर लो, वरना फिर मत लो डाइट। तो यू नो, अब मतलब क्या कहना चाहेंगे हमारी पब्लिक को, क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं स्किन के हवाले से यही मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने अपने मतलब यानी उसमें भी बताया भी है कि अगर एक्नी वाली है तो उसको, फैमिली में अगर एक्नी है तो प्रॉपर क्लींजिंग है, और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ नहीं तो पानी से चेहरा वॉश कर लें, और अगर हो जाती है एक्नी तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, फ्रेंड से पूछ के या खाला से पूछ के या किसी से पूछ के। जो ट्यूब्स वगैरह लगा लेते हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ में फिर स्टेरॉइड भी होते हैं। किसी ने वो जो ट्यूब एक्जिमा में लगाई होती है ना, तो वो उसको, वो एक्जिमा को और एक्नी को अगर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं तो वो दे देते हैं कि देखो मुझे भी दाने हुए थे, मैंने किया था तो ये सही हो गया। अब उसकी एक्नी वाली स्किन है, उसने एक्जिमा की ट्यूब लगाई तो एक्नी तो ज़्यादा होनी, क्योंकि स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है। फिर सन एक्सपोजर, उसको ख्याल करना चाहिए कि सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे आपको कोई स्किन का इशू है नहीं है, आपको सन ब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए। आपको अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, जैसा हम लोग का वेदर है, हमें ज़ाहिर गर्मी से सारा वक्त डील करना होता है, तो हमें अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, शावर लेना चाहिए, शैम्पू एटलीस्ट थ्राइस अ वीक करना चाहिए, सर में भी जो है ऑयल बहुत ज़्यादा ना हो, और मतलब मॉइस्चर ज़्यादा नहीं हो, ना हो, चिकनाई ज़्यादा ना हो कि फिर डेंड्रफ बन जाए और फिर वो एक और फिर इशू हो जाए। तो मतलब अगर आप अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, चाहे वो स्किन की ही हो चाहे कोई और भी हो, तो अगर आप हर चीज़ की प्रॉपरली केयर करें, टाइमली उसको दिखाएंगे तो बड़े हम इशू, बिल्कुल, जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप पहले ही प्रिवेंट अपने आप को हर चीज़ से रखेंगे, अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा फंसी हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये कि हर चीज़ जो मॉडरेशन में सही लगती है ना, एक्सट्रीम पे कोई भी चीज़ होती है तो बुरी लगती है। तो जंक फूड भी अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे तो बुरा है, वंस अ वीक खा लें कोई बात नहीं। इसी तरह ड्रिंक्स भी हैं, हर चीज़ में मॉडरेशन रखें तो लाइफ जो सही रहती है और अच्छा स्किन भी। और अच्छी बातें बताई हैं डॉक्टर रुखसाना ने, हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। डॉक्टर रुखसाना हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप इनको फिज़िकल जाके दिखाना चाहते हैं तो जैसा कि उन्होंने बताया अपने प्राइवेट क्लिनिक का और हॉस्पिटल में इनकी ओपीडी होती है, आप जाके बिल्कुल इनको दिखा सकते हैं। और इनसे अपॉइंटमेंट अगर लेना चाहें तो हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अपनी ओवरऑल हेल्थ के साथ अपने स्किन डिजीज़ को या स्किन इश्यूज़ को, एक्नी को बिल्कुल इग्नोर ना करें और टाइमली जाके डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाएं। थैंक यू सो मच। डाउनलोड हेल्थ सोल्यूशन ऐप फॉर योर ओन हेल्थ। अल्लाह हाफिज़।